हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। और अभी पार्ट 2 में कंप्लीट करवाने वाला हूं। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, फिर भी मैं बता दूं, ये वो क्वेश्चन है जहां पर मैंने पिछला वीडियो छोड़ा था। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे जल्दी से मैं बता देता हूँ। जो भी नए लोग हैं और वो ये टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा ये टेस्ट। ये देख सकते हो, यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट, इंस्टॉल करो ये एप्लीकेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें टेस्ट मिल जाएंगे। टोटल कितने टेस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ, 60। अभी तो मैंने आपको 60 बोल के रखा है, 60 टेस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। हर एक टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे, यानी कि लगभग 1500 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। कोई एप्लीकेशन का चार्ज नहीं है, बकायदा टेस्ट देना है और एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देखना है। चलो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि मूल हमारा है कि हमको जल्दी से जल्दी समझना है। बाकी सारी चीजें आप समझदार हैं। यस, क्वेश्चन क्या है ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा, तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, आपसे वर्तमान आयु पूछिए और दिए गए ऑप्शन में जो भी चीजें हैं वो वर्तमान आयु है किसकी, वरुण की। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है बेसिक तरीका। आज आप क्या कर लीजिए कि ये वरुण है, ये उसकी सिस्टर है। वरुण 3 गुना है अपनी बहन से आयु में, यानी कि 3 वरुण के साथ चला जाएगा और 1 उसकी सिस्टर के साथ, एज फॉर सिस्टर। अब आप इसको एक काम कर लीजिए, संख्या बना लीजिए, तो नीचे ऊपर x का गुणा कर दीजिएगा। 6 साल के बाद में बोला गया है तो इसमें 6 साल जोड़ दीजिए, नीचे भी 6 साल जोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये वरुण की आयु हो गई 6 साल बाद, और ये 6 साल बाद उसकी सिस्टर की आयु। अब आपको गुणनफल कहा गया है तो 3x + 6 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए x + 6 से, बराबर में ये 231। ये तो है बेसिक तरीका। मैं आपको इसका उल्टा तरीका सिखाता हूँ कि उल्टा तरीका कैसे आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, उल्टे तरीके में क्या करना है, तर्क समझना। यहां पर आपको ऑप्शन को ट्राई करना है। देखो अंत में उसने कहा वरुण की वर्तमान आयु कितनी है, तो यदि हम सोचें कि वर्तमान आयु अरुण की 39 साल है, तो यदि मैं 39 साल वरुण की आयु लेता हूं, ध्यान देना 39 ईयर, तो मैं इसमें यदि 3 का डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 13 साल। यानी कि 13 साल जो है वो उसकी सिस्टर की आयु है और 39 साल का वरुण है 3 गुना। तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैंने 39 के हिसाब से ट्राई करा। यहां पर आपको कंडीशन ये लगाई गई है कि 39 साल के 6 साल बाद, क्योंकि 6 साल के बाद में बोला गया है, तो 39 में आप 6 साल जोड़ दीजिए और उसकी सिस्टर की आयु यदि 13 साल है तो उसमें भी आप 6 साल जोड़ दीजिए। तो 39 और 6 होता है 45, और 13 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 19। अब यहाँ पर आप इन दोनों को गुणा करिएगा, क्योंकि कंडीशन में कहा है कि 6 साल के बाद में उनकी आयु का गुणनफल 231 होना चाहिए। कुछ भी पूरा गणित करने की जरूरत नहीं है, बस आप आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई करिए। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 45 बनता है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसका लास्ट डिजिट 5 है। लेकिन मुझे तो आखिरी में क्या लाना है, 231 यानी 1। इसका मतलब कि मेरा पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया है, पूरी तरीके से गलत, क्योंकि उसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। जो समझा रहा हूं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्या करा कि अब अगली जो आयु है वो मैंने ऑप्शन ले ली 15 साल, यानी वरुण की आयु यदि 15 साल है तो आप कहेंगे कंडीशन के हिसाब से यदि वरुण 15 साल का है तो इसमें 3 साल डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 साल जो है ये उसकी सिस्टर की आयु निकल जाएगी, और 15 साल का वरुण है 3 गुना। ठीक है, तो 5 साल उसकी सिस्टर की आयु मान ली और 15 साल का वरुण है। यदि इस हिसाब से हम कंडीशन लगाएं तो 15 साल में मैं 6 साल जोड़ दूंगा और फिर यहाँ पर 5 साल में भी मैं 6 साल जोड़ दूंगा, तो 5 और 6 11 साल। 6 साल के बाद वरुण की सिस्टर की आयु होगी और वरुण की आयु 6 साल के बाद में 15 और 6 21 साल होगी। इस प्रकार से 6 साल बाद उनकी आयु को हम गुणा करेंगे, यानी 21 को 11 से गुणा करेंगे। तो मैं गुणा कर रहा हूँ, 1 को पीछे लिख दिया, 2 और 1 3 और ये 2, यानी कि 21 को 11 से गुणा करने पर 231 आ रहा है। इसका मतलब कि मेरा जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये उल्टे तरीके से मैंने क्वेश्चन को करा, ऑप्शन के तरीके से करा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक से जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम समझ लेते हैं पहले कि तीन क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, के है, यानी कि क्रमांगत तीन संख्याएं हैं, उनका औसत के दिया हुआ है। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो और क्रमांगत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आप कंफ्यूज होगे तो कहां होगे। पहली बात तो एक बार में क्वेश्चन को पढ़ने पर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लो, दूसरी बार इसलिए पढ़ो ताकि आप टुकड़े में पढ़ सको। तो पहली बात तो उसने कहा है कि कोई भी तीन संख्याएं, तीन क्रमांगत संख्याएं हैं प्राकृत, उनका औसत उसने के दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि यदि मैं प्रैक्टिकली देखूं तो 1 2 3 ये तीन संख्याएं हैं, और यदि मैं कहूं कि इसका औसत क्या है, तो औसत का मतलब क्या होता है, माध्य, और माध्य का मतलब क्या होता है, मध्य, मध्य यानी बीच की संख्या। इसका मतलब 1 2 3 यदि कोई तीन प्राकृत संख्या है तो इसका जो औसत होगा यानी माध्य वो 2 होगा। अब इस प्रश्न के अनुसार मुझे कहा गया है कि ये जो 2 है ये के है, ठीक है। अब प्रश्न में आगे कहा गया कि यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो और क्रमांगत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए। कहने का मतलब है कि वो आपसे कह रहा है कि 1 2 और 3 के बाद में 4 और 5 भी आप ले लीजिए। क्यों? उसने कहा कि दो संख्याओं के बाद में आप दो संख्याएं और क्रमांगत ले लीजिए, यानी कि वो 4 और 5 को लेने के लिए कह रहा है। इस प्रकार से आपको वो पूछ रहा है कि यदि आप दो क्रमांगत संख्याओं को इसमें शामिल कर लेते हो श्रृंखला में तो प्राप्त होने वाला नया औसत क्या है। अब ध्यान दो, ये जो श्रृंखला है इसमें मध्य का संख्या क्या हो गया, 3, यानी 1 2 3 4 5 का औसत कितना हो गया, 3। अब देखो यहाँ पहले के औसत था और अब एक बढ़ गया है, मतलब के प्लस 1। इसका मतलब कि यदि आप दो क्रमांगत आगे संख्याएं लेते हो तो आपका औसत के से के प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ये रहा के प्लस 1। बड़े डिटेल से, शांति से, बेसिक से समझाया है मैंने, बड़े कायदे से समझाया है। कोशिश मेरी है, मुझे यहाँ से ऐसा ही लग रहा है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि सरलता से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे का आराम करता है, ठीक है, और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल कितनी, साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय तक घर पहुंच सके, ठीक है। अब मैं फिर से इस क्वेश्चन को पूरा, जैसे मैं आपको पहली बार तो इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन का तर्क समझ में आ जाए। अब हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम क्वेश्चन को समझ सके। तो पहली लाइन में आपसे कहा गया एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में यानी 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। तो यहां पर आपको दो चीजें कही गई है, और वो क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां पर आपको चाल कितनी दी गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको दी नहीं गई, समय दिया गया है 3/2। तो यहां से दूरी आपकी निकल जाएगी 8 गुणा 3/2 यानी 2 चौक 8। इसका मतलब 4 दूनी 4 तिया 12 किलोमीटर आपकी एग्जैक्ट जो है वो दूरी आ गई। इतना आपको जो उसने दिया था उससे आपने इतना निकाल लिया। प्रश्न में आगे उसने कहा है स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे का क्या करता है, आराम करता है, और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से वापस जाता है। इसका मतलब आते वक्त ध्यान देना है आपको कि आते वक्त उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप, 12 किलोमीटर था, आते वक्त वो 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से आएगा तो 11 किलोमीटर उसकी दूरी होगी। दूसरी बात, समय कितना होगा, तो समय 1 घंटा उसको लगेगा यदि उसको उसी समय पर आना है जितने समय में वो पहले स्कूल तक पहुंचा था। आप कहेंगे सर ये 1 घंटा कैसे आ गया, ध्यान समझिए। पहले जब वो स्कूल से घर या फिर साइकिल द्वारा स्कूल पहुंच रहा था तो यहां पर लिख रहा हूं उसको 3/2 यानी कि 1.5 घंटे का समय लग रहा था, 1.5 घंटे का।
अब उसमें प्रश्न में ही कहा है उसने कि स्कूल से वापसी के दौरान आधे घंटे आराम करता है, मतलब कि ये 0.5 आवर्स जो है वो आधे घंटे आप इसमें से हटा दोगे तो 1 घंटा समय बचेगा। यदि उसे उतने ही समय में पहुंचना है तो आपको यहाँ पर 1 घंटे का समय लेना पड़ेगा, जिससे कि बराबर टाइम हो जाएगा। इधर आधा घंटा आराम कर लिया और 1 घंटा चल दिया तो 1.5 घंटा उसको वापस उतना ही लगा। तो आपको समय एग्जैक्टली उसके चलने का 1 घंटा लेना है। अब आप यहां से क्या निकाल लीजिएगा, चाल। तो चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है 11 और समय 1 यानी कि 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 11 किलोमीटर पर आवर, है ना, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, कभी कभी समझाने में मुझे इतना जल्दी होता है। किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। तो बोले सर अब क्या करें, आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, और वृद्धि कैसे पूछी है, प्रतिशत में। ध्यान दो सारे ऑप्शन में प्रतिशत है। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, प्रतिशत का। प्रतिशत के कॉन्सेप्ट के लिए आपको वृद्धि कॉन्सेप्ट के लिए ऊपर वृद्धि रखनी है। तो वृद्धि कितनी हो गई, तो ध्यान देना यहाँ पर टोटल मिला करके ये 11 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल हो गई है, और पहले उसकी चाल कितनी थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब उसमें वृद्धि कितने की हुई है, 3 किलोमीटर की। और कितने से हुई है, तो 8 किलोमीटर से वृद्धि हुई है। गुणा में क्या कर दोगे, 100। यहाँ पर चाल का प्रतिशत पूछा है आपको। फिर से समझ लो मैंने 3 ऊपर क्यों रखा, क्योंकि आपसे वृद्धि पूछी गई है, वृद्धि प्रतिशत में। तो ऊपर आएगा 3, क्योंकि 3 की वृद्धि हुई है। 11 किलोमीटर और 8 किलोमीटर का अंतर 3 किलोमीटर है। 8 क्यों रखा आपने, क्योंकि वृद्धि पूछा गया, और वृद्धि हमेशा पीछे वाली संख्या से निकाली जाती है। तो यहाँ पर आपको इसको बड़े सरलता से जो है सॉल्व करना है। 12.50 प्रतिशत। आप बोलेंगे सर ये आपने क्या करा, ध्यान से समझिए, मैंने प्रतिशत के कॉन्सेप्ट करवाए थे जब मैंने आपको कहा था 1/8 गुणा 100 12.50 होता है, और 12.50 यानी 12.5 का 3 गुना करोगे तो ये भी बहुत सरल है, 37.5% यानी 37.5% जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर होता है। इसका मतलब कि इसका सही आंसर है 37.5%। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आंसर समझ में आ चुका है, कोशिश मेरी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सर पहला तो चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और मिनट में पूछा है आपको कि कितने 15 मिनट में कितनी दूरी। तो भाई ध्यान दो, बी केयरफुल, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल की जगह आपने 90 रख दिया, दूरी आपसे पूछी गई है और समय आपको रखना है 15। लेकिन बी केयरफुल, यहाँ पर ये जो है मात्रक में लिख देता हूँ किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और ये है मिनट में, कोई तालमेल नहीं है, इसीलिए पहले तालमेल बिठाएंगे। कैसे, 90 को आप बदल दीजिए किस में, क्योंकि आपको मीटर में आंसर पूछा जा रहा है, तो आप इसमें 5/18 का गुणा कर दीजिए, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदल गया है। अब इस 15 मिनट को जब आप यहाँ गुणा करोगे, जो कि उससे गुणा होगा ही, तो आपको इसके साथ ही साथ 60 का गुणा भी कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि आप 15 मिनट को सेकंड में बदलोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप काटेंगे 18 पंजे 90 होता है, समझ में आ गया होगा। अब 55 25, तो यहाँ पर आ गया 25 मल्टीप्लाइड में 15 मल्टीप्लाइड में 60। मैं आराम से कर रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, नंबरों को भी पकड़ा करो। 25 को 6 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 150 जीरो, और फिर इसको आप 15 से गुणा कर दो तो 15 का वर्ग कितना हो जाता है 225, और 2 जीरो और लगा दो तो आपको मीटर में पता चल जाएगी दूरी, और इसका सही आंसर आपको दिख गया होगा 22,500 मीटर दूरी तय करेगी। शांति से समझ लिया अपन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, किसी त्रिभुज ABC में a + b + c = 2s सामान्य संकेत पद्धति के साथ है। इस लाइन को समझ लेना, सामान्य संकेत पद्धति के साथ में है, तो sin a/2 का मान ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक तर्क दे देना चाहता हूं पहले से ही। जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो उसने जो लिख के दिया आपको, उसको आपको समझना है।
ये जो मैंने लाल कलर से आपको अंडरलाइन करके लिखवा है ना, सामान्य संकेत, इसका मैं मतलब बता रहा हूं। ये ए, ये बी और ये सी बिंदु हो गए किसी त्रिभुज में। इसका मतलब ए के सामने वाली जो भुजा, ए पॉइंट के सामने वाली जो भुजा है उसको आप स्मॉल ए कहोगे, बी के सामने की स्मॉल बी और सी के सामने की स्मॉल सी। ये होते हैं एक सामान्य संकेत पद्धति, ठीक है, एक त्रिभुज के लिए। अब इसमें एक संबंध होता है S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ये एक सामान्य सी बात है त्रिभुज के लिए। अब इसमें ये जो कोण होता है इसको आप A कोण कहेंगे, इसको आप B कहेंगे और यहाँ पर जो है C कहेंगे। मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है उसके लिए मैं आपको तर्क दे दूंगा। ध्यान देना कैसे। जब भी ये कंडीशन लगती है तो आपको इसमें इस्तेमाल क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा क्या गया है, ये वाला कोण A और वो भी आधा, तो आपको ये करना है कि साइन A/2 बराबर, अब A पूछा गया है तो A कहीं पर भी संबंध में नहीं आएगा। पहले तो करनी लगा लीजिए, फिर S में से B को माइनस करिए पहले ब्रैकेट में, S में से C को माइनस करिए और बटा में B और C एज इट इज लिख दीजिए। इस प्रकार से साइन A/2 का ये वैल्यू आपको याद कर लेना है। आंसर ये रहा, साइन करनी के अंदर S माइनस बी, S माइनस सी और बटा में BC। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से यदि आप B/2 निकालने की कोशिश करते तो इस जगह पर B और C की जगह पर क्या आ जाता, आप समझ जाइए। B को छोड़ करके A और C आ रहा है समझ में। यदि आप C निकालते तो C को छोड़ के A और B, तो एज इट इज, और नीचे आपको वही चीजें लेनी है जो इसके साथ घटती है। मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इसके पूरे थ्योरम को आपको समझा नहीं सकता हूं अभी इस समय में, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन सामान्य पद्धति से कभी भी आता है तो A साइन A/2, B/2 और C/2 का वैल्यू आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पहली बार क्वेश्चन में समझने के लिए पढ़ता हूं, दूसरी बार क्वेश्चन में करने के लिए करवाता हूं। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपको x की वैल्यू दी है। जिसने भी नाव और धारा के मेरे चैप्टर देखे हुए हैं वो समझ जाएगा कि मैंने इसे x क्यों कहा है। तो ये हो गया 14। इसके बाद में धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा को हम क्या कहते हैं, अनुप्रवाह। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब अनुप्रवाह में आपको जाना है और अनुप्रवाह में जाने के लिए आपको समय और दूरी दिया हुआ है, तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर चाल जो होगी वो x प्लस वाई होगी। ध्यान देना, क्योंकि ये x प्लस वाई क्यों होगी, चैप्टर पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपको दिया हुआ है 28 किलोमीटर। क्या बात है, मेरा सिस्टम अटक गया। ओके, 28 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 1 घंटा 45 मिनट बटा में मैंने 60 कर दिया। अब यहाँ क्या किया वो समझा देता हूँ, ध्यान देना। 1 घंटा तो पहले से ही है और यहाँ पर ये 45 मिनट है, तो आप इस मिनट को भी घंटे में बदलोगे तो आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 1 घंटा और ये 45 बटा 60 घंटा। यदि आप इसको कैंसिल करोगे तो 15 तिया 45 और 15 चौक 60, यानी कि 1 सही 3/4। यहाँ पर मैंने सीधे लिख दिया, प्लस नहीं लगाया क्योंकि इसको मिश्रित संख्या में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। x प्लस वाई बराबर ऊपर क्या हो गया 28। आप इसको कैंसिल करो यदि, तो इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ पर फिर भी मैं बता देता हूँ, 15 तिया 45 और 15 चौक 60। अब इसको आप लिखोगे 1 सही 3/4। अब आप इसको सॉल्व करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28 बटा में 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर इस जगह सॉल्व कर रहा हूं, तो x प्लस वाई बराबर में 4 7 28, 4 चौक 16। अब ध्यान देना कि आपके पास x प्लस वाई आ चुका है 16, जिसमें x की वैल्यू 14 है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि y की वैल्यू अपने आप यहाँ से 2 आ जाएगी। यानी इसका सही आंसर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक तरीके से करके बताया है। देखो जितनी देर में आप उछल कूद मचाओगे उतनी देर में तो यहाँ पर बेसिक से आंसर आ जाएंगे। तो हर किसी से जो है वो ट्रिक इतनी याद भी नहीं हो सकती है, और आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि पेपर के जो सिलेबस है वो बहुत बड़े हो गए हैं। तो अभी आप जितना भी अच्छा गणित कर सकते हो, आपके पास समय पर्याप्त रहता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा मैं आपको उसमें लेकर के नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ। प्रश्न है, पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। कैसे करने वाला हूं, पहली 25 विषम संख्याओं का आपको क्या पूछा गया है, योग। अब इसको मैं करवाऊंगा कहां से, औसत के कॉन्सेप्ट से, एवरेज के कॉन्सेप्ट से। तो बोले सर कैसे, मैंने आप लोगों को औसत के चैप्टर में ये पढ़ाया था कि पहली यानी प्रथम 25 विषम या पहली या प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, तो वो उतना ही होता है जितनी संख्या होती है। यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर 25 का मान कितना हो, n का मान कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर कितनी संख्या है पहली 25, जिसकी वजह से n का मान हो जाएगा 25। अब ध्यान दीजिए, आपके पास औसत आ गया है, और औसत में यदि हम संख्या का गुणा कर दें, औसत में हम संख्या का गुणा कर दें तो हमें क्या मिलता है, योग। तो औसत कितना आ गया 25, और संख्या भी कितनी है 25, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625। इसका मतलब इसका सही आंसर आ जाएगा 625। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी क्या दिमाग में क्लिक नहीं करता। फिर से समझ लो, पहली 25 विषम संख्याओं का औसत 25 होगा, क्योंकि इनकी संख्या भी 25 है, इसलिए 25 इंटू 25, औसत में संख्या का गुणा करने से हमें योग मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है कि यदि कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए माइनस बी बराबर 1 है तो कॉट ए 2a/3 का मान ज्ञात करो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है ऑपरेशन इसमें लग रहा है, मैं करके बता देता हूं। कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉट ए प्लस बी, इस कॉट ए माइनस बी को मैं 1 के बटे में ले जाऊंगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 बटा कॉट ए माइनस बी। कॉट 1 बटा कॉट ए माइनस बी जो होता है वो होता है tan ए माइनस बी, क्योंकि यहां पर मैं लिख के बता देता हूं 1 बटा कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा। ये मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया, ठीक है। तो अभी हम कहां तक आ चुके हैं, यहां पर आ चुके हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूं कॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये जो tan है इसको मैं लिख रहा हूं कॉट बड़े ब्रैकेट में 90 माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर फिर से लिख करके कि जो tan थीटा होता है वो होता है, यहां पर tan थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। उम्मीद करता हूं कि इतनी जगह में दिख जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा को मैंने किस में, कॉट में बदल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट से इस कॉट को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी बराबर में 90 माइनस अंदर गुणा करोगे तो माइनस ए हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस बी और ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ a बराबर 90 माइनस ए, और इस प्रकार से मैं इसको जोड़ूंगा तो 2a इक्वल्स टू 90, यानी कि a इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा। ध्यान देना, a का मान कितना आ जाएगा 45, ये वाला a बाजू में जाके जुड़ रहा है, तो a प्लस a फिर a से जुड़ जाएगा तो 2a, और 2a बराबर 90 डिग्री, तो a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। थोड़ी सी जगह बनाने, अब तुमसे पूछा क्या गया, चलो जगह बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को जहां जगह मिल रही मैं वहीं कर लेता हूं। आपसे पूछा गया ये वैल्यू, यानी कि कॉट 2a/3 का मान निकालो। अब देखो यहीं पर लिखा हुआ है कॉट यानी 2a का वैल्यू 90 है, तो यहां पर मैं कहूंगा कॉट 90/3, यानी कि कॉट 30 डिग्री, यानी कि कॉट 30 डिग्री होता है करणी के अंदर 3। तो इसका सही जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा करणी 3, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चन हो गया है, आपको सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा दिलचस्प क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको डिटेल से करवाऊंगा। बिंदु A 1 2
बी 3 4 और सी 4 1 एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो ब्लैंक यानी कि खाली स्थान है, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु या विषमबाहु। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन देख सकते हो, एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया था एसएस एंड आरआरबी एनटीपीसी 1/2/2021 शिफ्ट नंबर 1 में। चलो भाई, अब मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूं। ध्यान दीजिएगा कि यदि ये त्रिभुज है जो कि मैं यहां बना रहा हूं, तो ये त्रिभुज के शीर्षांक है ए, बी और सी। अब ध्यान दीजिए, इन शीर्षांकों में आपको क्या करना है उसको आप समझ लीजिएगा। थोड़े से मैं स्पेस कम कर देता हूं, ठीक है। अब शीर्षांकों में देखो, ये 1 और ये 2 है, यहां पर ये 3 और 4 है, और यहां पर ये 4 और 1 है। ठीक है, अब ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूं। अब मुझे यदि ए से बी के बीच की दूरी पता करनी है, तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ए बी के बीच की दूरी मुझे कैसे मिलेगी, अंडर रूट में। अब जो कर रहा हूं वो ध्यान देना, ए और बी, ये देखो ये x1 है और ये x2 है, यानी 1 जो है वो x1 है शीर्षांक और 3 जो है वो x2 शीर्षांक है पहले। अब आपको सिर्फ a और b के लिए क्या करना है, पहले x वाले शीर्षांक को बड़े में से छोटे को घटाना है। तो यहाँ पर x2 3 है और x1 1 है, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया और 2 का वर्ग लगा देना है, प्लस फिर ये जो है y1 है, ये जो 2 लिखा है ऊपर ये y1 है, और ये जो यहाँ 4 लिखा है ये y2 है, ये 4 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये देखो ये 4 लिखा हुआ है तो 4 है, तो y1 और y2 को भी बड़े में से छोटा घटाना, तो यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 2 का वर्ग लगा देना। जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से करना, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, करनी के अंदर हो गया 8, यानी कि यहां पर ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, करनी 8। दूसरी बार भी मैं यही काम करूंगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहां पर देखो ये सी के लिए x3 और ये y3 है ना, उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा, जगह का मुझे प्रॉपर इस्तेमाल करना है। अब ध्यान दीजिए, यदि आपको b और c यानी ये b और c के बीच की दूरी पता करनी है, तो पहले x के जो शीर्ष अंक हैं उनको आप घटा के वर्ग कर दो, तो करनी के अंदर ये काम करना है। तो यहाँ पर देखो x3 क्या है 4 और x2 क्या है 3, 4 में से 3 गया तो 1 आया और 1 का वर्ग कर दो, प्लस ये प्रोसेस याद रख लेना। फिर हम y के साथ भी यही काम करेंगे, y3 और y2, y3 1 है और y2 4 है, तो 4 में से 1 बड़े में से छोटा घटाओ, 4 में से 1 गया तो 3 और 3 का वर्ग, करनी के अंदर 1 प्लस 9 बराबर करनी के अंदर 10। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आ गई है ये करनी में 10 आ गई है। इसके बाद में मैं c और a का वैल्यू भी ऐसे ही पता करूंगा करनी के अंदर। तो ध्यान देना यहाँ पर ये x3 और x1 के बीच में मैं संबंध निकालूंगा। x3 क्या है 4, x1 क्या है 1, पहले तो मैं इसमें से घटा दूंगा, तो 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, तो यहाँ पर 3 का वर्ग लगा देना, प्लस y3 1 और y1 2 है, तो 1 में से 2 या 2 में से 1 गया तो 1 बच गया और 1 का वर्ग लगा देना, करनी के अंदर 9 धन 1, करनी के अंदर 10। अब देखोगे तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 10। अब आप देखोगे कि इस त्रिभुज में करनी 10 और करनी 10 ये दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर दिख रही है, और किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर होती है तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। मैं एक बार आपको तरीके से लिख के बता देता हूं कि किसी भी जैसे मैं a और b के लिए लिख के बता देता हूं कि आपको करना क्या था। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो निर्देशांक होते हैं x2 माइनस x1 और उसका वर्ग कर देना है x के टर्म्स में, फिर प्लस y के टर्म्स में y2 माइनस y1 और उसका वर्ग कर देना है। बस सिंपल सी बात है, x निर्देशांकों को घटाओ और उनका वर्ग कर दो, y निर्देशांकों को घटाओ और उनका वर्ग कर दो और दोनों को जोड़ के करनी में लिख दो, आपको उस भुजा की लंबाई पता चल जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छह सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपसे परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि क्वेश्चन में तर्क क्या कहा गया है।
मैं थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ, पहले मैं वृत्त बना देता हूँ और वो जैसा भी बने, चलो ठीक है, मेरे पास एक सुविधा है, उससे मैं बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखते हैं ये सुविधा कहाँ काम आती है। ओके, आ जाएगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा वृत्त, ठीक है। ओके, अब ओके, ये काला दिख रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, चलो हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, मतलब ऐसा है ना, ठीक है। तो ये सर्कल बना दिया भाई मैंने, अब तो दिख जाएगा आपको। तो ये है एक वृत्त, और इसके अंदर अब मुझे क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज। अच्छे से बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो, है ना, ठीक है। ये जैसा भी बन रहा है आपको उसको समझना है कि ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, जो कि अंदर की तरफ एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, और ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी ये भुजाएं हैं, ये इसका केंद्र है। यहाँ सेंटर पे इसका क्या होता है, केंद्र होता है। और जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त में, अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त में, यानी कि किसी समकोण के 3 बिंदुओं से जो एक वृत्त बनता है बाहर की तरफ, उसको परिवृत्त यानी कि बाहर की तरफ बना वृत्त कहते हैं। और इस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो इस वृत्त का जो है वो व्यास होती है, यानी डायामीटर होती है। तो मुझे ध्यान से जरा पढ़ के बताओ कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो वो है 10 सेंटीमीटर। और यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा यदि 10 है तो इसको आधा आधा कर देंगे तो 5-5 हो जाएगा, क्योंकि व्यास को आधा करने पर क्या मिलती है, तो आप कहेंगे सर इनडायरेक्टली हमें त्रिज्या मिल चुकी है। आपसे पूछा गया कि उस त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। इस प्रकार से आर आपके पास 5 है, तो 5 का वर्ग 25 पाई सेंटीमीटर का वर्ग। पूरा खेल जो है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का था कि आपको ये पता होना चाहिए था, समकोण त्रिभुज विशेष, ये बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी त्रिभुज नहीं, विशेष रूप से समकोण त्रिभुज होगा तो ही ये कंडीशन लगाना, वरना आपने बोलना कि सर कहीं पे भी लगा दो, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो गया, 25 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। 1 2 3 n की संगत बारंबारता के साथ मानो 1 2 3 4 डैश n का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, मीन ज्ञात करना है। तो अब आपको इसको माध्य को कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए माध्य का, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। यदि आपको ये पता है तो आप माध्य निकाल पाएंगे। अब आप पहली वाली जो पंक्ति है उसको आप क्या मान लीजिए कि वो x है, और दूसरी वाली पंक्ति को आप f मान लीजिए। तो आपको पहले इस f को x से गुणा करने पर fx मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देना, मैं धीरे से समझा रहा हूँ, fx। और फिर ये जो सम दिया है इसका मतलब होता है योग, यानी आपको सभी f इंटू एक्स का योग निकालना है। अब आप कहें सर कैसे, तो ध्यान देना, आप 1 को 1 से गुणा करोगे 1 का वर्ग, 2 को 2 से गुणा करोगे 2 का वर्ग, 3 को 3 से गुणा करोगे 3 का वर्ग। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डैश 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 n के वर्ग संख्याओं का योग निकालना है। तो आप पहली बात तो योग कैसे निकालोगे, मैंने औसत के चैप्टर में ये बकायदा समझा चुका हूं कि औसत वाले कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो आप इसका औसत निकाल लो। तो औसत क्या होता है, लगातार n संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1, ठीक है, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये तो मैंने क्या निकालना बता दिया आपको, ये होता है औसत। अब औसत में संख्या का गुणा कर दो, तो यहां पर टोटल मिला करके संख्या कितनी है, धीरे से करवा रहा हूं, देखो ये n संख्याएं हैं। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि यहां पर n के साथ इसका गुणा कर देना है, तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये क्या निकला, ये निकला योग किसका, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग निकल गया। अब इसके बाद में आपको नीचे क्या चाहिए, f, और f क्या है, 1 2 3 4 5 6 n,
यानी कि लगातार n संख्याओं का आपको औसत निकालना है पहले। तो वो कितना होता है, वो होता है, औसत होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये सब बेसिक करवा चुका हूं मैं औसत में। और यदि फिर आपको इसका योग निकालना है तो इसमें n का गुणा कर दीजिए, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो दो योग दिख रहे हैं, एक ये वाला योग और एक ये वाला योग, बस इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय आप 6 करोगे, फिर डिवाइड करोगे आप n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये पहले वाले योग को दूसरे वाले योग से डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करिए, तो ये 2 से इसको 3 बार कैंसिल कर दीजिए। ये वाले n से ये ऊपर वाला n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, तो 2n+1 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये आपको दिख गया है। तो यहाँ पर ये रहा इसका सही आंसर, 2n+1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बेसिक तरीके से करके बताया। कैसे, मैं सारे चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूं, उसी के माध्यम से, कुछ भी नया नहीं सिखाया है। फिर से समझ लो, यहां पर मैं ये जो लिख के दे रहा हूं आपको, माध्य का ये फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, आखिरी वाला क्वेश्चन है कि दिया गया पाई चार्ट 2012 से 18 तक विभिन्न अंतरराज्यीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रति परसेंटेज ऑफ इंटर स्टेट स्पोर्ट्स कंपटीशन को प्रदर्शित करता है। अंतरराज्यीय खेल प्रतियोगिता की कुल संख्या 200 मानते हुए 12, 13, 17 और 18 के अंतरराज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने इसको 14 की जगह 17 करा है। एप्लीकेशन में भी इसको ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है प्रश्न को कैसे करना है। पहली बात तो ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है किन किन वर्षों के बारे में आपको पूछा गया है। तो आपसे कहा गया है कि 2012 से 18 के बीच का आपको परसेंटेज में डेटा दिया गया है प्रति खेल का, सॉरी, परसेंटेज ऑफ इंटर स्टेट स्पोर्ट्स कंपटीशन। 12 में कितने प्रतिशत, 13 में कितने प्रतिशत, तो देखो यहाँ 12 में 22%, 13 में 20%, 14 में 8%, 15 में 2%। इस प्रकार से प्रतिशत में आपको डेटा दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि प्रतियोगिता की कुल संख्या, तो ध्यान देना है यहाँ पर कुल जो है आपको कितना मान लेना है, 200, यानी कि कुल मिलाकर के 200 जो है वो प्रतियोगिता की कुल संख्या थी। इस प्रकार से 2012, 13, 17 और 18 में अंतरराज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या का अंतर आपको निकालना है। कुल संख्या का अंतर का मतलब सिंपल सी बात है, ये जो शब्द अंतर बोला गया है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको प्रतियोगिता की कुल संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पर कुल संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया कि ध्यान दो, यहाँ पर कौन सी संख्या, ये 12 है ना। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो ये 12, उसके बाद में प्रश्न बोला है 13, फिर कौन सा बोला है 17 और फिर बोला 18। तो आप क्या करो, 12 के लिए 22, 13 के लिए 20, उसके बाद में 17 के लिए 16 और 18 के लिए 18। ठीक है, तो अब आप इसको आप जोड़ दीजिए, 8 और 6 जो है वो 14, 14 और 2 16 की 6 हासिल का 1, 1 2 3, 3 2 5, 5 और 2 7। तो 76% जो है वो इतना बन रहा है इन 4 वर्षों का कुल प्रतिशत। अब आप कुल संख्या यानी कि 200, तो मैं आपका कलर चेंज कर लूं पहले। टोटल आपको कुछ नहीं करना है, 200 का 76% निकालना है। तो ये 76% निकालोगे तो प्रतिशत हट जाएगा, बटे में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 5 7 5, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 152। इसका सही आंसर आ जाएगा 152। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करना था, ये मैंने आपको एक तर्क बता दिया। ये क्वेश्चन आपका लास्ट था। ये हो गए 2 पार्ट कंप्लीट। कल एक नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद सभी को। कोई भी चीज हो नहीं समझ में आती हो तो कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।